प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं पंडित विनोद भारद्वाज आप सबका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, तो आज हम चर्चा कर रहे हैं 22 जून 2023 के बारे में कि 22 जून 2023 क्यों खास हो रहा है। हालांकि यह वीडियो तो धनु राशि वालों के लिए है, परंतु इस वीडियो में दिए गए तथ्य सभी राशियों के लिए कारगर होंगे। 22 जून को क्या है जो खास हो रहा है, तो थंबनेल में आपने देखा है कि सूर्य राहु के नक्षत्र आद्रा में जा रहे हैं। वहीं इस वीडियो में विषय यह भी है कि धनु राशि के लिए यह दिन क्यों खास है, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। हम इस पर भी चर्चा करेंगे इस वीडियो में कि धनु राशि के लिए राहु का कारकत्व क्या है, क्योंकि सूर्य धनु राशि के लिए भाग्य के स्वामी होकर राहु के नक्षत्र में जा रहे हैं। तो यह चर्चा करना अनिवार्य है कि राहु का धनु राशि से क्या संबंध है। हम चर्चा यह बात का भी करेंगे, जैसा मैंने दिया है कि शिवलिंग में छिपा है राहु, कैसे हम इसे सिद्ध करेंगे। और फिर हम यह भी बताएंगे कि उस राहु को आप पॉजिटिव करके कैसे आगे बढ़ सकते हैं। क्यों इस पर शुरू करूं बातें करना, उससे पहले निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि नए हो तो, और वीडियो को लाइक शेयर कर दें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रिय मित्रों, राहु का धनु राशि पर प्रभाव व संबंध की अगर हम चर्चा करें तो राहु वह है कि आज से कुछ वर्ष पहले तक ज्योतिषी राहु का भय दिखाकर लोगों को अपना उल्लू सीधा करते थे, और विगत कुछ वर्षों से 10-15 वर्षों से एक ऐसा फैशन चल गया है कि अब राहु का लालच दिखाया जाता है। आम जनमानस को यह बताया गया ज्योतिषियों द्वारा, और लोगों में यह बात भी आ गई है कि राहु अचानक किसी को राजा बना सकते हैं, रंक को राजा बना सकते हैं और राजा को रंक बना सकते हैं। तो इस भाव को ज्योतिषियों ने लोगों तक पहुंचाया, और चूंकि राजा तो हर व्यक्ति बनना चाहता है, तो लोगों में भी यह बात बड़ी तेजी से आ गई, और तमाम लोग राहु का उपाय ढूंढने के लिए जगह जगह भटक रहे हैं। मेरे पास भी लोग आते हैं राहु को एक्टिव करने का, जागृत करने का, पॉजिटिव करने का उपाय पूछते हैं। तो मैं इसी विषय पर यह वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह वीडियो तो धनु राशि के लिए है, लेकिन इस वीडियो में दिए गए फैक्ट सभी के लिए हैं, तो सभी लोग देखें। राशियों में भाव अलग हो सकता है, लेकिन काम एक ही है। तो आइए देखते हैं। जैसा कि मैंने आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 22 जून 2023 खास है धनु राशि के लिए। धनु राशि के लिए राहु का कारकत्व क्या है, शिवलिंग में कैसे छिपा है राहु, तो इसी बात पर हम चर्चा करेंगे। मित्रों, राहु है क्या पहले हम यह जान लें। तो कोई भी अचानक घटने वाली घटना जो अचानक हो जाए, अचानक आपका बल्ब फ्यूज हो जाए, तो वो राहु है। अचानक आपका एक्सीडेंट हो जाए तो एक्सीडेंट होने का कारक राहु है। एक्सीडेंट में चोट कितनी लगेगी, आपका खून कितना बहेगा, वह मंगल है, लेकिन एक्सीडेंट होने का कारक राहु है। अचानक आपकी हानि हो जाए तो राहु है। अचानक आपको लाभ हो जाए जिसकी कोई योजना नहीं थी तो राहु है। मतलब अचानक घटने वाली हर घटना के पीछे राहु है। इस बात को आप समझ चुके होंगे। अब हम बात करते हैं कि यदि राहु अच्छा हो तो व्यक्ति को रात राजा बना सकता है, यह धारणा है। क्या यह सत्य है, और इसके पीछे लॉजिक क्या है? अगर सत्य है तो लॉजिक क्या है, तो इस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो दूसरी बात हम साबित कर दें पहले कि 22 जून धनु राशि के लिए क्यों खास है। तो 22 जून को सूर्य देव जो धनु राशि के भाग्यपति हैं वो जा रहे हैं राहु के नक्षत्र में। यहाँ तक तो ठीक हो गया। अब आप यह देखें कि राहु है क्या धनु राशि के लिए,
धनु राशि से राहु का क्या संबंध है, हम इस पर चर्चा करेंगे। तो मित्रों, राहु को वैदिक ज्योतिष में छाया ग्रह माना गया है। राहु को कोई स्वतंत्र राशि नहीं दी गई है, परंतु राहु को नक्षत्र दिए गए हैं। अब देखिए, हम यह देखते हैं कि धनु राशि में राहु का क्या संबंध है। हमें यह जानना एकदम अनिवार्य है कि राहु का धनु राशि से क्या संबंध है। तो धनु राशि के 3 भावों में राहु का नक्षत्र आता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला नक्षत्र जो धनु राशि का आता है, आर्द्रा नक्षत्र, वह 7वें भाव में मिथुन राशि में, जिसमें कि सूर्य देव जा रहे हैं। दूसरा नक्षत्र जो आता है राहु का, स्वाति नक्षत्र, तुला राशि में एकादश भाव में। तीसरा जो नक्षत्र आता है राहु का, वह कुंभ राशि में शतभिषा नक्षत्र, तीसरे भाव में। तो इन तीनों भावों को ही जो है राहु कवर करता है, राहु का संबंध बनता है। ऐसा संबंध अन्य किसी भी जातक की कुंडली में नहीं बनता, किसी राशि की कुंडली में। क्योंकि यह जो 3 भाव हैं, यह 3 भाव ही हमारे भौतिक जीवन के आधार हैं। कैसे? यह तीसरा भाव पराक्रम का भाव है, पुरुषार्थ का भाव है। यह तीसरा भाव पराक्रम और पुरुषार्थ का भाव है। तो 7वां भाव हमारी पार्टनरशिप का, हमारे जीवन साथी का भाव है। और एकादश भाव जहाँ तुला राशि है, वह जो है भाव है हमारी इनकम का, हमारी इच्छा पूर्ति का। तो आज के युग में हर व्यक्ति को तो इनकम चाहिए, हर व्यक्ति को इनकम चाहिए, इच्छा पूर्ति चाहिए। यानी अंतिम प्राप्ति तो आज के भौतिक युग में इनकम ही है। अब यह इनकम होगी कैसे? तो इनकम होती है पराक्रम करने से। वहाँ भी राहु, जहाँ इनकम होगी वह भी राहु है। जहाँ से इनकम होगी जिसके द्वारा, यानी पराक्रम के द्वारा, वहाँ भी राहु। और पराक्रम करने के लिए आपको कुछ लोगों से संबंध बनाने होंगे, कुछ लोगों से पार्टनरशिप बनानी होगी। आप कहीं नौकरी भी करेंगे तो वहाँ कुछ लोग होंगे, तो उनका भी जो है संपर्क बनेगा। तो वह भाव हो जाता है 7वां, यानी पार्टनरशिप का भाव। तो तात्पर्य यह हुआ कि राहु धनु राशि के इन तीनों भावों को, जो भौतिक युग के आधार हैं, उनसे संबंध रखता है। अब ऐसा अन्य किसी राशि के साथ नहीं होता, क्योंकि राहु तो रहेगा कहीं न कहीं, लेकिन ये 3 भाव मुख्यतः राहु के केंद्र में नहीं आते अन्य राशियों के लिए। इसलिए यदि राहु पॉजिटिव हो जाए, राहु को हम पॉजिटिव कर लें धनु राशि के लिए, बहुत ही लाभदायक हो सकता है। तो आगे यह देखें कि ऐसा क्या संभव है। तो हमें यह देखना होगा कि राहु है क्या। हम राहु के वैज्ञानिक बात को समझें कि वैज्ञानिक चीज़ राहु क्या है, राहु का विज्ञान से क्या संबंध है, विज्ञान की दृष्टि में राहु क्या है। तो विज्ञान की दृष्टि में राहु यह है कि विज्ञान ने सिद्ध किया है कि राहु केतु नाम का कोई ग्रह सौरमंडल में नहीं है। यह आप सभी जानते हैं, सभी ज्योतिषी जानते हैं। इसीलिए ज्योतिष में इसे छाया ग्रह कहा गया है और कोई स्वतंत्र राशि नहीं दी गई। यह जहाँ बैठता है जिस राशि में, उसके प्रभाव अनुसार फल देता है, क्योंकि छाया ग्रह है। परंतु जब हम विज्ञान की बात करेंगे तो विज्ञान में बताया गया कि राहु केतु नाम का कोई ग्रह नहीं है, यह सिद्ध है। अब देखने की बात है कि विज्ञान कहता है कि चंद्रमा और पृथ्वी की कक्षा में, देखिए इस फ्लाइट को देखिए, राहु का जो वैज्ञानिक सिद्धांत है वह यही बताता है कि यह सूर्य हो गए, यह पृथ्वी हो गई, यह चंद्रमा। हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा करता है। तो यह जो पृथ्वी का परिक्रमा पथ है जिसे आप देख रहे हैं, इसको चंद्रमा का परिक्रमा पथ, यानी यह परिक्रमा पथ जहाँ काटता है, जिस बिंदु पर यह काट रहा है यहाँ,
वही राहु और केतु हैं। मतलब कहा गया कि उत्तरी ध्रुव राहु है, दक्षिणी ध्रुव केतु है। इसी छाया के प्रभाव को राहु और केतु माना गया। चलिए, अब मैंने कहा कि राहु का फिर हम लाभ कैसे लें। तो राहु का लाभ लेने के लिए हमें चाहिए, क्या चाहिए? तो हमने कहा कि शिवलिंग में छिपा है राहु और हम उसके द्वारा इसका लाभ ले सकते हैं। तो शिवलिंग में कैसे छिपा है राहु? तो बात यहाँ आई कि जब यह कहा गया कि पृथ्वी और चंद्रमा के परिक्रमा पथ का जो कटान है वही बिंदु राहु है, वही राहु है। तो इसका मतलब यह हुआ कि दो विपरीत ऊर्जाओं का या दो ऊर्जाओं का जहाँ टकराव हो, दो ऊर्जाएं जहाँ एक दूसरे को काटती हों, वही राहु उत्पन्न होता है। मतलब यह हुआ कि जब दो ऊर्जाएं टकराती हैं तो उनसे तीसरी ऊर्जा प्रकट होती है और उस ऊर्जा में उन दोनों ऊर्जाओं के गुण रहते हैं, दोनों ऊर्जाओं के गुण रहते हैं और वह तीसरी ऊर्जा उन दोनों ऊर्जाओं से प्रबल होती है क्योंकि दोनों ऊर्जाओं का उसमें पावर मिलता है। तो हम इसी सिद्धांत को लेकर बात करते हैं कि शिवलिंग में छिपा है राहु। क्यों? क्योंकि शिवलिंग है क्या? शिवलिंग इसी बात का संकेत है, एक संकेतक है। शिवलिंग मित्रों हमारी सनातन संस्कृति की अनुपम देन है। इस संसार को शिवलिंग का सिद्धांत अगर लोग समझ पाएं तो, क्योंकि शिवलिंग का सिद्धांत ही ऊर्जा उत्पन्न करने का सिद्धांत है। शिवलिंग में भी दो विपरीत ऊर्जाएं एक दूसरे से टकराती हैं, इसी का संकेत दिया गया है। एक ऊर्जा है आपका प्रकृति तत्व और दूसरी ऊर्जा है प्रकाश तत्व, यानी जिसे हम प्राण तत्व भी कह सकते हैं। मतलब एक ऊर्जा है देह तंत्र, जो हमारा देह तत्व है, जो प्रकृति से निर्मित होता है, और दूसरा है जो हमारे अंदर प्राण है। प्राण तत्व प्रकाश से आता है। मतलब प्रकाश और प्रकृति के मिलन से ही जीव उत्पन्न होता है। यह शिवलिंग का संकेत है। अब राहु भी तो यही है कि जहाँ दो ऊर्जाएं टकराती हैं तो जो तीसरी ऊर्जा पैदा हो रही है वह राहु है। तो कहीं न कहीं राहु का सीधा प्रभाव हमारे अंदर रहता है, क्योंकि प्रकृति का नियम ही यही है कि उन दोनों ऊर्जाओं से उत्पन्न तीसरी ऊर्जा हम ही तो है। तो राहु को कहीं बाहर नहीं ढूंढना है, शिवलिंग कहीं बाहर नहीं है, वो आपके शरीर में ही है। आपका शरीर ही शिवलिंग का प्रतीक है, क्योंकि यह दो ऊर्जाओं का संयोग है, एक प्रकृति की ऊर्जा और दूसरे प्राण ऊर्जा यानी प्रकाश की ऊर्जा। एक माँ पार्वती का स्वरूप है जो प्रकृति है और प्राण जो है वो शिव का प्रतीक है। तो इन्हीं बातों को अगर हम समझ लें तो हम यह बात मान लेते हैं कि शिवलिंग में ही राहु है, मतलब शिवलिंग की प्रक्रिया में राहु है। अब इस प्रक्रिया को हम किस विधि से लागू करें कि इसको हम फिर राहु के लिए या राहु को पॉजिटिव कर सकें या राहु का हम लाभ ले सकें। तो इसके लिए दो प्रक्रियाएं हैं। एक प्रक्रिया हमारी जो वैदिक प्रक्रिया है जिसे आप देख रहे हैं, हवन विधि। तो हवन विधि भी वही है जो शिवलिंग है। क्यों? क्योंकि वहाँ भी वही हो रहा है। अग्नि में प्राकृतिक तत्व यानी पदार्थ, ध्यान दीजिए, प्राकृतिक हवन में क्या हव्य जो है वह प्राकृतिक तत्व है, प्रकृति से ही उत्पन्न हुआ है। तो प्रकृति के तत्वों का अग्नि में, और अग्नि जो है प्राण तत्व है, हव्य किया जा रहा है, उसे भस्म किया जा रहा है। तो जब दो ऊर्जाएं यहाँ भी टकरा रही हैं, एक अग्नि की ऊर्जा और एक प्राकृतिक तत्वों की ऊर्जा, पदार्थों की ऊर्जा, तो उससे जो तीसरी ऊर्जा उत्पन्न होगी वह पॉजिटिव राहु होगा। निगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि उत्पन्न तो राहु होगा लेकिन निगेटिव भी पॉजिटिव भी। पॉजिटिव कैसे होगा? जब आप राहु की सामग्रियों को यानी उचित सामग्रियों का आहुति देंगे तो पॉजिटिव राहु होगा, और आप गलत सामग्रियों की आहुति देंगे तो निगेटिव राहु होगा।
आज के समय में जितने भी हवन होते हैं अक्सर निगेटिव राहु को ही उत्पन्न करते हैं, क्योंकि वहाँ सामग्रियों का विचार नहीं किया जाता। बस बाजार से खरीद लाए, बाजार में मिल रहा है पूजा के लिए देसी घी। अब वह देसी घी खाने के लिए नहीं है, उस पर स्पष्ट लिखा है कि खाने योग्य नहीं। तो भैया जो खाने योग्य नहीं है वह पूजा में आप हवन में डालेंगे तो निगेटिव राहु ही तो पैदा होगा। और बाजार से फड़ी गली सामग्री लाए और डाल दिए तो वहाँ पॉजिटिव राहु नहीं होगा। हाँ, जब उन सामग्रियों का आप चयन विशेष विधि से करेंगे तो पॉजिटिव राहु उत्पन्न होगा, क्योंकि प्रक्रिया वहाँ भी वही हो रही है। दो ऊर्जाओं का टकराव से तीसरी ऊर्जा उत्पन्न की जा रही है। हम इस पर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दूसरी विधि है जो तंत्र विधि है, राहु की कृपा का तांत्रिक सिद्धांत। यह विधि है, इसे तंत्र में प्रयोग किया जाता है। यहाँ दोनों ऊर्जाएं फिजिकल रूप में उपस्थित होती हैं, स्त्री और पुरुष के रूप में। चूँकि तंत्र की सारी विधियाँ इसी माध्यम से चलती हैं, जहाँ दोनों को उपस्थित होकर के साधनाएं करनी पड़ती हैं। और इसका स्वरूप है षोडशी महाविद्या, जिसमें आदि शक्ति जो पराम्बा जगत जननी हैं, भगवती हैं, वह और शिव आदि शिव का जो संयोग हो रहा है, उसी संयोग से ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। यह भी उसी शिवलिंग का प्रतीक है। क्यों? क्योंकि बात तो वही हो रही है कि दो विपरीत ऊर्जाओं का टकराव हो रहा है। तो हम इन दोनों विधियों का एक सम्मिलित प्रयोग करते हैं। राहु के विशेष नक्षत्रों में, जैसे कि आर्द्रा नक्षत्र आने वाला है 22 तारीख से, जो लगभग 13 दिन रहेगा, इन समय में हम राहु का विशेष प्रयोग करके इस रूप में उस ऊर्जा को इस यंत्र के रूप में स्थापित करेंगे। और जो भी हमारे चाहने वाले हैं, जो हमसे राहु का सहयोग मांगने वाले हैं या जो मांग सकते हैं, उनको हम यह उपस्थित करेंगे। यह यंत्र हम 1000 की मात्रा में सिद्ध करने वाले हैं इस राहु के नक्षत्र में, जब सूर्य राहु के नक्षत्र में रहेंगे। क्योंकि सूर्य प्राण हैं, सूर्य आत्मा है। तो इस काल में हम इस यंत्र को एक विशेष विधि द्वारा, जिसमें हवन भी समाहित होगा विशेष विधि का, उसको हम जागृत करने वाले हैं, सिद्ध करने वाले हैं। और उसमें षोडशी महाविद्या का भी प्रयोग होगा। आप गूगल पर सर्च करेंगे षोडशी महाविद्या के रूप में, यह तस्वीर आपको मिलेगी। यह प्रतीक है शिव के शक्तिवान होने का। मतलब आपके अंदर जो ऊर्जा है वह शिव है, लेकिन वह शक्तिवान और शक्ति धारण करे, उसके लिए आपको यह यंत्र धारण करना होगा। इसमें शिव और शक्ति की ऊर्जा राहु की कृपा के रूप में समाई रहेगी, और तब आप राहु का विशेष लाभ ले पाएंगे। हो सकता है मित्रों, मैंने अपनी बातें कहने में थोड़ी त्रुटि दिखाई हो, लेकिन मेरा तर्क बहुत लॉजिक है और मेरी विधि बहुत कारगर है। तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। और यदि आपको राहु का पॉजिटिव स्थिति चाहिए तो आप हमारे चैनल पर संपर्क करें, अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं और कुंडली अनुसार इस व्यवस्था को प्राप्त करें। धन्यवाद, नमस्कार।